गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो कांग्रेस शब्द है ये अमेरिकी शब्द है, उत्तरी अमेरिकी शब्द है। यानी उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ये कांग्रेस जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉन प्लस ग्रेडियन, जिसमें कौन का अर्थ होता है साथ और ग्रेडियंट का अर्थ होता है कदम बढ़ाना। मतलब साथ कदम बढ़ाना। इसके शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह, या फिर इसको कहें तो जनप्रतिनिधियों का समूह। जनप्रतिनिधियों का समूह। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसके जो संस्थापक हैं, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। एओ ह्यूम, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको कांग्रेस का जनक या पिता कहा जाता है। कांग्रेस का जनक या पिता। ये जो थे वो सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। 1883 ईस्वी में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलते हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को ये साल्ट ऑफ द अर्थ कहकर संबोधित करते हैं। साल्ट ऑफ द अर्थ, हिंदी में इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का नमक। और यहीं पे कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से ही एओ ह्यूम जो है वो अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने की अपील करते हैं। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय संघ। और 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास से हिंदी पत्र में जो है संस्था स्थापित करने की प्रकाशन होता है। हिंदू न्यूज़पेपर में 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसमें जो है भारतीयों को जोड़ने की बात की जाती है। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसकी बैठक जो है पुणे में आयोजित की गई थी, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, जिस कारण इसका तत्कालिक बैठक जो है मुंबई में आयोजित की गई। और यही मुंबई में इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी की सलाह पे इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के कर दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखते हैं प्रथम बैठक से। तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक होती है वो 1885 ईस्वी में होता है बम्बई में। और इसके जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में WC बनर्जी। प्रथम बैठक में, कांग्रेस की प्रथम बैठक में टोटल 72 सदस्य मौजूद थे। उस 72 सदस्य में से 39 वकील और कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर्स थे। जो कि प्रांत की बात करें तो प्रांत में सबसे ज़्यादा जो है बम्बई प्रांत से 38 लोग थे बम्बई प्रांत से, 21 मद्रास प्रांत से, 7 अवध से, 3 पंजाब और 3 बंगाल से भाग लेते हैं, यानी टोटल। कांग्रेस की द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक 1886 ईस्वी में होता है, 86 ईस्वी में कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और इस समय द्वितीय बैठक में टोटल 436 सदस्य मौजूद थे। 436 लोग बैठक में भाग लिए थे, जो कि पहली बार में था 72। अब तृतीय बैठक की बात करें, तृतीय बैठक दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार अध्यक्षता करते हैं। एक तो 1886 में कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर में, और तीसरी बार 1906 ईस्वी में फिर से कलकत्ता में करते हैं। और यही 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब तृतीय बैठक की बात करें तो तृतीय बैठक 1887 ईस्वी में होता है मद्रास में। और ये अध्यक्षता की जाती है अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। बदरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब चौथे बैठक की बात करें, चतुर्थ बैठक होती है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो जॉर्ज यूले होते हैं। जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले, जो कि अध्यक्ष हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले, जो कि चौथा जो हुआ था इलाहाबाद में।
लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके टोटल नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। अब हम 5वीं बैठक देखेंगे। पांचवा अधिवेशन, पांचवा होता है 1889 ईस्वी में, और ये होता है बम्बई में, बम्बई में। और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है वो एओ ह्यूम के जीवनीकार है, एओ ह्यूम के जीवनीकार है, जीवनीकार। 5वां बैठक हो गया। अब छठा देखते हैं। छठा अधिवेशन जो था, छठा अधिवेशन ये 1890 ईस्वी में होता है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्षता करते हैं, फिरोज शाह मेहता, और ये होता है कलकत्ता में। छठा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, अध्यक्षता करते हैं फिरोज शाह मेहता। और यही जो कलकत्ता में हो रहा था अधिवेशन, इसी दौरान जो है कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के मंच से कांग्रेस शब्द का उच्चारण करती है। और ये कादम्बनी गांगुली जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला है कादम्बनी गांगुली। 1890 में हो गया छठा अधिवेशन। अब हम 1896 का अधिवेशन देखेंगे। 1896 ईस्वी का अधिवेशन, 1896 ईस्वी का अधिवेशन जो होता है ये होता है कलकत्ता में। और इसके अध्यक्षता जो करते हैं वो रहीमतुल्ला सयानी करते हैं, रहीमतुल्ला सयानी। और 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया जाता है, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो है ये लिया जाता है आनंदमठ ग्रंथ से, आनंदमठ ग्रंथ से लिया जाता है। और आनंदमठ ग्रंथ के जो रचनाकार है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। तो और वंदे मातरम लिया गया है आनंदमठ से, इसलिए वंदे मातरम की रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखते हैं 1905 ईस्वी का कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। 1905 ईस्वी में होता है बनारस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 वाला तो देख ही लिया कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता में किया गया था, और उसी दौरान उन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार जिक्र किए थे। अब 1907 का देखते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसी दौरान कांग्रेस जो है
स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल और गरम दल। और कांग्रेस का विभाजन इस वजह से होता है क्योंकि गरम दल वाले चाहते हैं कि लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करें, लाला लाजपत राय, जबकि नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करें, रास बिहारी घोष। अंततः जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है और पहली बार फूट पड़ी थी कांग्रेस में, इसी वजह से इसे सूरत फूट कहा जाता है। सूरत फूट, सूरत में हो रही थी अधिवेशन, इसी वजह से इसे सूरत फूट कहा जाता है। अब 1908 ईस्वी का देखते हैं, मद्रास अधिवेशन। 1908 ईस्वी में मद्रास में होता है कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष, फिर से रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। और इसी मद्रास अधिवेशन में जो है पहली बार कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण किया गया। कांग्रेस के लिए संविधान, कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में होता है। 1908 के बाद 1911 का कोलकाता अधिवेशन देखेंगे। 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा की गई। पंडित बिशन नारायण धर। और इसी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान जन गण मन, जन गण मन। इसकी रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1911 के कोलकाता अधिवेशन के बाद 1912 का अधिवेशन देखेंगे तो 1912 में बिहार में हुआ। बिहार में टोटल जो है 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 2 बार, एक बार 1912 ईस्वी में और दूसरी बार 1922 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में होता है, बांकीपुर पटना, और इसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर द्वारा की जाती है, आर एन माधोलकर। और 1922 ईस्वी में गया में होता है और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है, चित्तरंजन दास। अब हम लोग देखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। लखनऊ अधिवेशन, सबसे पहले तो इसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये देखते हैं, 4 पॉइंट है इसका। इस लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथ ही दूसरा पॉइंट जो है कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे तो कांग्रेस के इसी लखनऊ अधिवेशन में ही सबसे पहले भाग लिए थे। कौन? महात्मा गांधी। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है, मतलब राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, जो कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे। और चौथा पॉइंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, लीग के बीच समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस लखनऊ समझौता में जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को जो दिया गया था पृथक निर्वाचन का अधिकार,
इसको स्वीकृत करते हैं, निर्वाचन के अधिकार को। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो है मुस्लिम लीग बोलते हैं कि कांग्रेस जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन होगा तो उसमें साथ देंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना के यही प्रयास, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ करने का प्रयास था, इसको देखते हुए सरोजिनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है सरोजिनी नायडू के द्वारा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का जो है अमृतसर में अधिवेशन रखी जाती है। अमृतसर में अधिवेशन रखे जाते हैं, ये विशेष अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और ये अधिवेशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रखी जाती है। 1919 के अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। और इस 1919 के अमृतसर अधिवेशन में लास्ट बार जो है बाल गंगाधर तिलक जो है भाग लेते हैं, अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लेते हैं, अंतिम बार 1920 का अधिवेशन। 1920 का जो अधिवेशन होता है वो कोलकाता में होता है, कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है, लाला लाजपत राय। ये त्रिकूट के सदस्य, त्रिकूट में कौन कौन आता है वो देख लेते हैं। त्रिकूट लाल बाल पाल को कहा जाता है, लाल बाल पाल। ये लोग विक्रम दल के सदस्य थे। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में एकमात्र लाला लाजपत राय है जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की। अब 1920 के बाद 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का दिल्ली में। दिल्ली में होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तब इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में होता है, सऊदी अरब में। और जब ये अध्यक्षता 1923 में कर रहे थे इस समय इनका उम्र 35 वर्ष था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में जितने भी अध्यक्षता किए हैं उन सब में सबसे युवा अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम थे, सबसे युवा अध्यक्ष। अब 1924 ईस्वी में बेलगांव में रखी जाती है कांग्रेस का अधिवेशन, बेलगांव में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन बस बेलगांव अधिवेशन किया गया, एकमात्र 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अब 1925 ईस्वी का कानपुर का अधिवेशन देखते हैं, कानपुर का अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की जाती है, सरोजिनी नायडू। ये जो है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए कांग्रेस अध्यक्ष की तो ये है सरोजिनी नायडू। 1925 के बाद हम देखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू द्वारा की जाती है, पंडित नेहरू द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन का जो लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज रखा गया था, पूर्ण स्वराज। इसी
इसी अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किए थे, स्वतंत्रता दिवस। इसी कारण जो है प्रथम बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित होता है, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित होता है। अब हम लोग देखेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी, सरदार पटेल। और इसमें भाग लेने के लिए जब महात्मा गांधी आ रहे थे कराची, तो इसी दौरान जो है महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है, महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है। इसी अधिवेशन के दौरान जो है गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति होती है, गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति होती है, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं महात्मा गांधी। अब 1931 के कराची अधिवेशन के बाद 1934 ईस्वी में बम्बई में होता है अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। मिटा लें क्या? 1937 ईस्वी में होता है फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू द्वारा की जाती है, और इसी फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना होती है, कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना। उसके बाद 1938 ईस्वी में होता है हरिपुरा में अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और इसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन होती है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन होती है, जिसकी की अध्यक्षता पंडित नेहरू द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो अध्यक्षता है वो किया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा। अब 1938 का त्रिपुरी संकट देखते हैं। 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। इस 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस पद के लिए नियुक्ति को लेकर जो है विवाद हुआ था। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस इस पद को लेकर विवाद हुआ पहली बार। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी जो है पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, सीतारामैया को। अंततः जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और जब ये इस्तीफा दे देते हैं तब फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा के बाद। अब 1939 के बाद 1940 का होता है रामगढ़ अधिवेशन, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम 1940 से लेके 1946 ईस्वी तक अध्यक्ष बने रहते हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व सर्वाधिक दिन तक अध्यक्ष पद पे सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष पद पे।
वही स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात की बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सर्वाधिक दिनों तक कौन रहा है अध्यक्ष पद पे, देखिए सोनिया गांधी रहे हैं 1998 से लेकर 2017 तक। 1940 से 46 तक रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अब 46 के बाद देखते हैं क्या होता है। 1917 का अधिवेशन, 1917 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड की रहने वाली है, आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड निवासी। और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिका जारी किया गया है, जो एक तो न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। अब उसके बाद 1917 के बाद 1919 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आते हैं जेबी कृपलानी रहते हैं, जेबी कृपलानी। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1947 ईस्वी में ही होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। तो हम लोग 1885 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक देख लिए कौन कौन अध्यक्ष के पद पे रहे। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट बचा हुआ है तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद कल आगे देखेंगे, ठीक है।